मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है यूरोपियन यूनियंस फॉरेन सब्सिडीज़ रेगुलेशन। तो फॉरेन सब्सिडीज़ रेगुलेशन जो है यूरोपियन यूनियन का, उसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है उनको जो है एक धक्का लग सकता है, ऐसा ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा है, जो कि एक न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है। तो अब हम देखते हैं ये फॉरेन सब्सिडीज़ रेगुलेशन है क्या। यूरोपियन यूनियन ने जनवरी 2023 में ये रेगुलेशन अनाउंस किया है, जिसमें कि ये कहा गया कि अगर ईयू के इंटरनल मार्केट में कोई फॉरेन सब्सिडीज़ दे के अपने गुड्स बेचने की कोशिश करेगा, जिससे कि कंपटीशन को डिस्टॉर्ट किया जाएगा, तो उसके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा। ईयू ने जो है कहा है कि वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर ऐसे किए जा रहे हैं नॉन ईयू गवर्नमेंट्स द्वारा, तो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और जो है यूरोपियन कमीशन जो है वो सोल एनफोर्सर होगा इसका, इन रेगुलेशंस का। तो समझ लो कि इंडिया से स्टील जो है वो अगर समझ लो यूरोपियन यूनियन में बेचा जाता है, और इंडियन गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ देती है हमारी इंडिया के समझ लो टाटा स्टील को, और वो वहाँ पर जाके कम रेट पर जो है, क्योंकि हमसे सब्सिडी मिली है उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कस्टम ड्यूटी की या किसी भी चीज़ की सब्सिडी मिली है, तो वहाँ पर वो जाकर कम रेट पर अगर बेचेंगे तो वहाँ के जो यूरोपियन यूनियन के डोमेस्टिक स्टील सप्लायर हैं उनको जो उनके साथ कम्पीट वो करेंगे, और ऑफ कोर्स लोग फिर वहाँ पर टाटा स्टील खरीदेंगे क्योंकि वो सस्ता होगा। तो इस केस में जो है यूरोपियन कमीशन इन्वेस्टिगेशन करेगा कि कहीं कोई फॉरेन सब्सिडी तो नहीं मिल रही है इन्हें, जिससे कि कंपटीशन को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। उस केस में जो है टाटा स्टील के ऊपर फाइन्स लग सकेंगे, फॉरेन सब्सिडी रीपे करने को उनको कहा जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कंपनी को बैन भी कर दिया जाएगा पब्लिक प्रोक्योरमेंट में से। अब फॉरेन फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या मानी जाएगी इन रेगुलेशंस के अंदर। तो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नॉन ईयू गवर्नमेंट्स अगर फर्म्स को दे रही हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं ईयू के मार्केट में, तो जो है वो उसको सब्सिडी माना जाएगा। और जनरली ये वो बेनिफिट है जो कि बाकी की कंपनीज़ को ईयू की मार्केट में नहीं मिलता। किसी भी तरह का हो सकता है, डायरेक्ट ग्रांट, कोई लो इंटरेस्ट लोन देना, टैक्स इंसेंटिव्स देना गुड्स और सर्विसेज पे, कुछ भी दिया जा सकता है नॉन ईयू गवर्नमेंट द्वारा इंक्लूडिंग इंडिया। तो एक ट्रांजैक्शन जो है एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर अगर ये सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, तो ये माना जाएगा कि यूरोपियन कमीशन को कंपनीज़ को इन्फॉर्म करना होगा कि हमें ये फॉरेन सब्सिडीज़ मिल रही हैं। अगर वो नहीं बताते हैं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। खासकर अगर कोई मर्जर और एक्विजिशन भी हो रहा है तो उसके लिए भी नोटिफाई करना मैंडेटरी होगा, अगर उसकी जो है वैल्यू 500 मिलियन यूरो से ज़्यादा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्ट्रेटजिक गैस स्टॉक पाइल। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हम जो है एक लार्ज गैस स्टॉक पाइल बनाने का प्रिपेयर कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, ताकि इमरजेंसी या सप्लाई डिस्ट्रप्शंस के टाइम पर जो है स्ट्रेटजिक नेचुरल गैस स्टोरेज फैसिलिटीज़ में से जो है गैस को यूज़ किया जा सके। तो अभी प्रीलिमिनरी स्टेज पर है ये आइडिया, लेकिन हम गैस के लिए तो अभी सोच रहे हैं, लेकिन ऑयल के लिए हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आपको याद होगा इंडिया का स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। तो स्ट्रेटजिक रिजर्व का मीनिंग क्या होता है कि आप कोई भी कमोडिटी या आइटम को जो है नॉर्मल यूज़ से बचा कर आप उसको स्टोर करके रख रहे हो, ताकि कभी ज़रूरत पड़े अनएक्सपेक्टेड इवेंट में हम उसमें से यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड है ऑफ कोर्स, और हम 85% जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स को इंपोर्ट करते हैं। उसी के लिए हमने इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड बनाया, और फेज़ 1 में विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और पादूर, ये 3 जगह पर स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए, और लगभग 75 दिनों के जो है सप्लाईज़ हम स्टोर करके रखते हैं उसमें। फ़ेज़ 2 भी शुरू किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ मिलकर जो है और आगे बढ़ाया जाए इस स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व को, और हम और ज़्यादा दिनों का जो है वो अपने पास रिजर्व रख सकें। अब स्ट्रेटजिक गैस रिजर्व की ज़रूरत पड़ी। इंडिया आपको पता है एक नेट इम्पोर्टर है नेचुरल गैस का, और इंडिया ने देखा कि जब रशिया और यूक्रेन की जो है फ़ाइट हुई खासकर विंटर 2022 में, तो जो है जितनी भी गैस थी जो खासकर यूक्रेन और रशिया के पास, उसका जो है, और ग्लोबल मार्केट्स में भी रादर अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने अपनी जो है गैस स्टोरेज फैसिलिटी को फुल कर लिया, और उसकी वजह से जो है एक आर्टिफिशियल जो है एक तरह से लो सप्लाई जो है क्रिएट हो गई। ठीक है, सप्लाई क्राइसिस क्रिएट हो गया। तो अगर हम करेंगे तो नेचुरल गैस को कैसे स्टोर किया जाता है, तो उसको अंडरग्राउंड डिप्लीटेड रिजर्वॉयर्स में, ऑयल और गैस फील्ड्स के रिजर्वॉयर में स्टोर किया जा सकता है। नेचुरल एक्वाफेयर्स और सॉल्ट कवर्स में भी इनको स्टोर किया जा सकता है। इसको गैशियस स्टेट के अंदर भी जो है, या फिर इवन LNG के जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस के जो है फॉर्म में भी स्टोर किया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा जो US में अगर देखें हम, तो डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस जो फील्ड्स होते हैं उसमें इसको जो है वो स्टोर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भारत बिल पेमेंट सर्विस। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। CEO जो है भारत बिल पे के, उन्होंने कहा है कि भारत बिल पे ने
3 गुना जो है बिज़नेस ग्रोथ देखा है सिर्फ 2 सालों के अंदर। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है क्या? एक इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट सिस्टम है या प्लेटफॉर्म है जो कि वेरियस बिलर्स को और यूज़र्स को कनेक्ट करवाता है। आपके मेरे जैसे यूज़र्स होते हैं और हम किसी भी बिल को पे कर पाते हैं। जब आप किसी भी यूपीआई ऐप से या किसी भी ऐप से जब आप पेमेंट करते हो, आप अपने बिजली का बिल देते हो, मोबाइल का बिल देते हो, लैंडलाइन का बिल देते हो, तो आप बीबीपीएस का ही मोस्टली उसमें यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है, तो एक वन स्टॉप इकोसिस्टम बन चुका है ये पेमेंट ऑफ ऑल बिल्स के लिए। इवन आप अपने बिजली का, पानी का बिल भी दे रहे हो, गैस सप्लाई का बिल दे रहे हो, वो सब आप इसी के थ्रू दे रहे हो आजकल। ठीक है, तो एक सेंट्रल रेफरेंस बन चुका है कस्टमर के लिए। तो अब जो है वो यूटिलिटी बिल्स हों, चाहे लोन रीपेमेंट्स हों, फास्टैग रिचार्ज हो, कुछ भी हो, उसके लिए जो है बीबीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। और कस्टमर को ऑफ कोर्स इससे इंस्टेंट कन्फर्मेशन भी आ जाता है, एसएमएस और रिसीट भी आ जाती है। इसका आइडिया जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2013 में जो है वो कंसेप्चुलाइज़ किया था और नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का ही एक प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसमें भी 2 की कंपोनेंट्स होते हैं बीबीपीएस सिस्टम में। बीबीपीएस एक तो आपका पीसीयू होता है, वो तो आपका पीसीआई हैंडल कर रहा है, जिससे कि क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे बीबीपीएस को ऑपरेट करने के लिए, वो इसमें मेंशन है। दूसरा होता है आपका बीबीपीओयू, ये बेसिकली बैंकिंग और नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ के लिए होता है जो पेमेंट लोड को जो है वो हैंडल कर रहे हैं। तीसरा होता है जो बिलर्स, जो आपके यूटिलिटी प्रोवाइडर्स हैं, बिजली वाले जो हैं, आपके कंपनीज़ हैं, एजेंट्स हैं, उनके लिए जो है ये जो है सिस्टम होता है, और वो ऑफ कोर्स बीबीपीओयूज़ जो है वो उसको हैंडल करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं DPT3 इम्यूनाइजेशन इन इंडिया। सोशल इश्यूज़ के लिए और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। WHO और यूनिसेफ ने जो है एस्टिमेट्स जो है नेशनल इम्यूनाइजेशन कवरेज के 2022 के वो रिलीज़ कर दिए हैं। इसमें ये देखा गया है कि जो थर्ड डोज है डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस वैक्सीन की, वो ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच चुकी है इंडिया में 93% साल 2022 में। ये इवन प्री पैंडमिक बेस्ट जो हमारा 91% था उससे भी आगे निकल चुकी है। अब हम ग्लोबल फाइंडिंग्स देखें अगर, तो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन जो है वो 4 मिलियन मोर चिल्ड्रन तक पहुंच चुका है 2022 में एज़ कम्पेयर विद प्रीवियस ईयर। खासकर 2022 में ये देखा गया है कि 20.5 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो अनवैक्सीनेटेड या अंडर वैक्सीनेटेड रहे। इंडिया में 1.6 मिलियन अनवैक्सीनेटेड और अंडर वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन रहे DPT3 से। ठीक है, जबकि 93% हम अपनी कवरेज पहुंचा चुके हैं। DPT वैक्सीन जो है कॉम्बिनेशन वैक्सीन है 3 इन्फेक्शियस डिसीज़ के जो ह्यूमंस को इफेक्ट करती हैं, डिप्थेरिया, पर्टिसिस और टेटनस। ये वैक्सीन जो है 3 डोजेज़ में लगाई जाती हैं बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज के चिल्ड्रन को। इंडिया ने 93% कवरेज जो है वो अचीव कर ली है। 22.5 मिलियन इन्फेंट्स को ये जो है वो वैक्सीन दी जा चुकी है। और अगर हम देखें तो इंडिया और इंडोनेशिया के एफर्ट्स की वजह से जो है WHO ने कहा है कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन में सबसे बेस्ट इम्यूनाइजेशन रिकवरीज देखी गई है अमंग ऑल WHO रीजन्स में। अब WHO और यूनिसेफ जो है जॉइंटली रिपोर्ट्स को रिव्यू करते हैं, मेंबर स्टेट्स जो सबमिट करते हैं, और उसके बेसिस पर जो है नेशनल इम्यूनाइजेशन कवरेज जो की होती है स्टेट ने, उसके बेसिस पर ये फाइनल सर्वे रिपोर्ट्स तैयार की जाती है। अब इंडिया ने इतना अच्छा प्रोग्रेस कैसे दिखाया है, तो उसकी अगर हम जेनेसिस देखें तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से हमको देखना पड़ेगा 1978 में जो लॉन्च किया गया था, 1985 में इसको रीनेम किया गया, साल 2005 में इसको नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का पार्ट बना दिया गया, और ये लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है जिसमें कि 2.67 करोड़ न्यूबॉर्न्स और 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट वेमेन को एनुअली इम्यूनाइज किया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी जाती है 12 प्रिवेंटेबल डिसीज़ की। ठीक है, और कुछ सब नेशनली भी जो है वैक्सीन दी जाती हैं, जैसे रोटावायरस, डायरिया, निमोकोकल निमोनिया और जैपनीज़ एंसेफेलाइटिस। और अगर एक चाइल्ड फर्स्ट ईयर ऑफ एज में या फर्स्ट ईयर एज में सारी अपनी ड्यू वैक्सीन ले लेता है, तो हम ये माना जाता है कि इम्यूनाइजेशन को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, 2 मेजर माइलस्टोन्स जो हैं हम अगर इसके देखें तो हमने पोलियो को एलिमिनेट किया 2014 में इसी UIP के थ्रू। फिर मैटरनल और नियोनेटल टेटनस एलिमिनेशन भी हमने 2015 में कंप्लीट कर लिया। ये इसके 2 मेजर माइलस्टोन्स हैं। मिशन इंद्रधनुष क्या है? मिशन इंद्रधनुष को दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज को जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए, चिल्ड्रन में 90% तक लेके जाने में। और ये फोकस जो होता है इसमें वो लो इम्यूनाइजेशन कवरेज के ऊपर जो है खासकर रहता है, और खासकर उन एरियाज़ में जहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता है और जहाँ पर अनवैक्सीनेटेड और पार्शियली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है वो इवेल्युएट कर रहा है कि क्या
यूपीआई को जो है इंटीग्रेट किया जा सकता है क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस के लिए, खासकर ग्लोबल पोस्टल नेटवर्क का यूज़ करते हुए। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्या है? यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, सेकंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड। बर्न स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये एक ट्रूली यूनिवर्सल नेटवर्क जो है अप टू डेट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का देना चाहती है, खासकर पोस्टल प्रोडक्ट्स का। और कोई भी मेंबर जो यूनाइटेड नेशंस का है वो इसका मेंबर बन सकता है। करंटली इसके 192 मेंबर कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिजिटल टाइम वाउचर्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो डिजिटल टाइम वाउचर्स जो है नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ को देंगे, ताकि वो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में जो है वो इलेक्शंस के टाइम पर कैंपेन कर सकें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एग्जिस्टिंग स्कीम जो है वो उसको अमेंड करते हुए कहा है कि डिजिटल टाइम वाउचर्स जो हैं वो आईटी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो अब दिए जाएंगे। हर पार्टी को जो है टाइम वाउचर्स मिलेंगे कि डिफरेंट डिनोमिनेशंस के, 5 मिनट के, 10 मिनट के, जितना भी उनको टोटल टाइम अलॉट किया गया है, ठीक है, कि वो अपने आप को दूरदर्शन और AIR पे, ऑल इंडिया रेडियो पे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो वो जो पार्टीज़ हैं वो ऑफ कोर्स कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अपना चूज़ कर सकती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जितना भी उनको टाइम मिला उससे ज़्यादा ऑफ कोर्स वो नहीं यूज़ कर सकेंगी। और एक इंडिविजुअल जो है वो 20 मिनट से ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं यूज़ कर पाएगा एक किसी पार्टी का। अगर हम बैकग्राउंड देखें तो 1998 से ये एक स्कीम चल रही है। इसका कोई स्टेचुटरी बेसिस तो नहीं है, पर जो है इसका एक स्टेचुटरी बेसिस है सेक्शन 39A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का। और हर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और रिकग्नाइज स्टेट पार्टी को जो है स्टेट की, उसको ये दूरदर्शन और AIR पे इक्विटेबल टाइम बेस टाइम जो है अलॉट किया जाता है। एक्चुअल डेट और टाइम जो है वो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो प्रसार भारती कॉरपोरेशन के, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके डिसाइड करते हैं कि कौन सी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो टाइम दिया जाएगा, और उनको ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स की प्रेजेंस में ये डिसीजन लिया जाता है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is European Union's foreign subsidies regulation. This topic is important for your international relations. So foreign subsidies regulation of European Union is likely to hit India's exports. This has been said by Global Trade Research Initiative, which is a New Delhi-based think tank. And this foreign subsidies regulation is European Union's regulation which came into force in January 2023. The aim of these regulations is to combat any distortion of competition in the EU's internal market, which may be caused by foreign subsidies. So for example, I was explaining you that let's suppose that Tata Steel is operating in Europe and they are competing with European steel companies. What if the Indian government starts giving them certain export subsidies, loans or low interest loans? So in that case, the cost of producing that steel for Tata Steel would be very low, and they would of course then be selling their product at very low price in EU's market, and this would be very harmful for the domestic steel manufacturers of the European Union countries. So to combat that situation, it has been decided by EU that foreign subsidies regulation will be introduced, and they will be investigating such financial contributions granted by non-EU governments to companies who are actively doing business in EU. Okay, so of course the European Commission will investigate such matters, and this will be an obligation on the part of those companies who are operating in EU to mandatory notify and get approval from the European Commission with respect to the foreign subsidies that they have been receiving. Okay, in case they are found that they have not informed the European Commission with respect to the foreign subsidy, then fines of up to 10% of the company's annual aggregated turnover can be imposed, and they can also be asked to repay the foreign subsidy. Okay, they can even be banned from participating in public procurement in EU countries. So what is the foreign financial contribution under these regulations? So any financial contribution given by non-EU governments, like direct grant, low interest loans, tax incentives on goods and services, anything could be considered as the distortive, or anything that can distort competition in the EU markets is
eligible to be labeled as foreign financial contributions. Okay, so transactions above a certain threshold have to be informed by companies, or they have to be notified by the companies to European Commission. And even if there is any merger or acquisition, such notification becomes mandatory, especially if the combined value of the merging companies' assets exceed 500 million euros. So the next topic is strategic gas stockpile. This topic is important for your economy section. So India is at a preliminary stage, and they are discussing that a large gas stockpile can be utilized in emergencies and supply disruptions. So we should build strategic natural gas storage facilities in the country on lines with the strategic crude oil reserves that we already have. So what is the status of India's strategic petroleum reserves? So basically, any reserve is a commodity. Any reserve of a commodity or item is basically a reserve which is held back from normal use by governments so as to save it for any unexpected event. Okay, so of course India is the world's third largest consumer of crude, and we import over 85% of our requirements from outside. So for that, Indian government uh, introduced this Indian Strategic Petroleum Reserve Limited, which has constructed 5.33 MMT or million metric ton of crude oil reserves in under phase 1 at Vishakhapatnam, Mangaluru and Padur. So with if we also include the oil marketing company's storage facility, then we have sufficient storage to meet about 74 days of country's petroleum demand currently. But this is still not enough. That's why we have initiated the phase 2 of this program, under which the government wants to develop strategic reserves through public-private partnerships also. So what is the need of strategic gas reserves then? Because India is a net importer of natural gas, and we have seen recently in 2022 during the Russia-Ukraine crisis that the global supply and gas prices surged, and there was also an artificial crisis of supply crisis when in the winter of 2022 the European countries or EU member countries stocked up their natural gas, and this created distortions in the supply of the global gas, and that's why it hit us, including in the form of high prices. So how there will be storage for natural gas? So depleted reservoirs, especially in oil and gas fields, and natural aquifers and salt caverns can act as underground storage for natural gas. So even if in the US the depleted oil and gas fields are the main consumption centers of gas in the US. So the next topic is Bharat Bill Payment Service. This topic is important for your economy section. So CEO of Bharat Bill Pay has recently said that Bharat Bill Pay has witnessed a threefold business growth in just 2 years. So Bharat Bill Payment System is an integrated bill payment system or a platform which acts as a connect between various billers and users. It is a one-stop ecosystem for payment of all bills. You know that you are using this BBPS for paying your utility bills, loan repayments, FASTag recharge, and so on. It provides you instant confirmation of payment via an SMS or receipt, and it was actually conceptualized by the RBI in 2013, and it is a product of the NPCI. Okay, so there are two components. First, of course, is the NPCI component, Bharat Bill Payment Central Unit, which of course you and me, the users, of course use that. And there is also the Bharat Bill Payment operating units, which is basically the component which is used by collection side or the utility agents, and even the banking and non-banking entities which are handling the payments load. Okay, so the next topic is DPT3 immunization in India. This topic is important for your social issues and your governance section. So WHO and UNICEF have recently released the national immunization coverage estimates for the year 2022. So as per these estimates, India has surpassed the previous pre-pandemic best of 91%, and we have achieved the coverage rate of DPT3 at an all-time high of 93% for the year 2022. If we look at the global scenario, then global immunization has reached around 4 million more children in 2022 as compared to the previous year. So about 20.5 million children remain either unvaccinated or under-vaccinated. In India, 1.6 million children are unvaccinated or under-vaccinated for DPT3.
So DPTD is basically a combination of vaccines against three infectious diseases: diphtheria, pertussis, and tetanus. And this vaccine is administered to children in three doses for children below 7 years of age. India has already achieved 93% coverage for 22.5 million infants, but still 1.6 million infants have not yet fully immunized. Are not yet fully immunized. So still, this is a very big achievement, and this can be majorly especially the achievements in Southeast Asian region in WHO can be majorly attributed to the efforts being made by India and Indonesia, and this region has the best immunization recoveries among all the WHO regions. Okay, so how these estimates are made? So each year WHO and UNICEF jointly review reports which are submitted by the member states regarding the national immunization coverage, and they take up the data and also the data from the grey literature. So based upon that, finalized survey reports are prepared. So if we look at the immunization background of governance related to immunization in India, then the universal immunization program cannot be ignored. It was launched in 1978 and it was renamed in 1985. It became a part of National Rural Health Mission in 2005. So UIP is one of the largest public health programs. It has a target close to 2.6 crore newborns and 2.9 crore pregnant women annually. 12 vaccine preventable vaccines are provided free of cost against 12 vaccine preventable diseases, and a child is said to be fully immunized if he or she receives all due vaccines as per national immunization schedule within first year of child. And two major milestones of UIP can be attributed to the elimination of polio in 2014 and maternal and neonatal tetanus elimination in 2015. So there is also Mission Indradhanush, which was launched in 2014 to increase the full immunization coverage to children to 90%. And under this drive, the focus is on low immunization coverage areas and those areas which are hard to reach otherwise. Okay, and the areas especially where the unvaccinated and partially vaccinated children are living, or the population of such children is highest in the country. So the next topic is Universal Postal Union. This topic is important for your international relations and economy topic. Universal Postal Union is going to evaluate if UPI can be integrated for cross-border remittances using the global postal network. Okay, so what is Universal Postal Union? It is a United Nations specialized agency, and it was formed in 1874 by the Treaty of Bern. Bern is also the headquarter of UPU, and it is in Switzerland. So UPU is the second oldest international organization worldwide, and it basically ensures that a truly universal network of up-to-date products and services operate. Any member country of the United Nations can become a member of UPU. Currently, it has 192 member countries. So the next topic is digital time vouchers. This topic is important for your governance section. Recently, Election Commission of India has decided to issue digital time vouchers to national and state political parties for campaigning on Doordarshan and All India Radio during elections. So Election Commission of India has amended the existing scheme. Now these digital time vouchers will be given only through IT platform. Each party shall be given time vouchers of different denomination, let's say 5 minutes or 10 minutes, equal to basically the time which has been allotted to them to be telecasted on Doordarshan and All India Radio. So they can also choose one representative, but no such individual representative shall be allowed to use more than 20 minutes of the total time allotted to that party. Okay, so why all this is being given? Because since 1998 a statutory status has been given under section 39A of Representation of People Act, that equitable base time is allotted to each national party and recognized state party of the state on Doordarshan and All India Radio. So actual date and time is decided by the authorized representatives of any party, and they are done by Prasar Bharati Corporation in consultation with Election Commission of India in the presence of those political party representatives. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.